जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अनुज रंजन 06 सेंटर में आपका स्वागत है। ओएनजीसी मुंबई का जो पेपर हुआ था मशीनिस्ट का, उसका जो है कि हम लोग जो है कि डिस्कशन कर रहे हैं। ये पेपर जो है कि 2019 का में हुआ था, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। इससे पहले जो है कि 1 से लेकर 30 नंबर तक हमने डिस्कशन कर लिया, जो कि टेक्निकल थ्रेड से पेपर जो है, जो भी टेक्निकल यानी कि आपका जो थ्योरी पेपर था मशीनिस्ट का, उसका जो है कि हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। नॉन टेक्निकल वालों को हम लोग ने छोड़ दिया है, नॉन टेक्निकल अलग है। और हम लोग जो कि टेक्निकल वाले को डिस्कस कर रहे हैं। 1 से लेकर 30 तक हम लोग डिस्कस कर लिया। जिन लोगों ने भी अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं वीडियो के आखिरी में उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगा। आप लोग वहाँ से जाके जो है कि टेप करके आप लोग देख सकते हो। तो चलिए आज हम लोग जो है कि वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से अनुरोध है कि अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते जाइएगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम क्या बोलता है, 31 नंबर बोलता है द वैल्यू ऑफ 1 माइक्रो इंच इज। तो 1 माइक्रो इंच का मान क्या है। तो इंच हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं, इंच जो है ब्रिटिश सिस्टम में हम लोग यूज़ करते हैं, और इंडियन स्टैंडर्ड में क्या यूज़ करते हैं तो मिलीमीटर यूज़ करते हैं। ओके, तो पूछ रहा है कि 1 माइक्रो इंच बराबर कितना होता है। तो 1 माइक्रो इंच बराबर ऑप्शन देख लेते हैं, 0.00000 यानी कि 501, या फिर 0.401, या फिर 0.301, 0.201 इंच। तो क्या होता है इसका आंसर, इसका आंसर होता है 0.501। ये 0.00001 इसका राइट आंसर होता है 1 इंच बराबर। ठीक है, वही अगर मिलीमीटर के बोलता है 1 मिलीमीटर बराबर कितना होता है, तो 1 मिलीमीटर 0.001 इंच सॉरी एक अगर इंडियन स्टैंडर्ड पूछता है एक तो कितना होता है 0.001 मिलीमीटर होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम 32 नंबर में क्या बोलता है। 32 नंबर एक सवाल है, 6 फुट 10 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं। हाउ मैनी सेंटीमीटर इन 6 फुट 10 इंच। ओके, तो इसको जो है कि हम लोग सॉल्व करके देखते हैं कि कितना होता है। तो इसको जो है कि सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम तो 1 फुट में कितना हो जाता है, तो 1 फुट हम लोग बराबर हम लोग जानते हैं कि 1 फुट बराबर 12 इंच। ओके, 12 इंच। तो वहीं और 1 इंच बराबर जो होता है 1 इंच बराबर, तो वो हो जाता है हम लोगों का 2.54 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पे क्या दिया 6 फुट, तो 12 इंटू 6 कर देंगे, और यहाँ 10 इंच, 12 6 72 प्लस 10। ओके, तो ये हो जाएगा 72 प्लस 10, तो कितना हो गया हमारा 82 हो गया। तो 82 को हम लोग क्या करेंगे, अब मल्टीप्लाई कर देंगे 2.54 से। ओके, 2.54 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हम लोग का आ जाएगा, फिर से आप लोग कर देख के दिखा देता हूँ। ये हम लोग कितना आया था 82 इंच आ गया था। अब इसको जो है कि 82 इंच को हम लोग क्या करेंगे 2.54 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर होता है। ओके, तो हम लोग से क्या पूछा है कि कितना सेंटीमीटर, 6 फुट 10 इंच बराबर कितना सेंटीमीटर होता है। तो हम लोग इसको जो है कि इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 82 को 2.54 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 205.28 सेंटीमीटर आएगा। ओके, तो ऑप्शन देख लेते हैं 208 पॉइंट, तो ये है ऑप्शन नंबर डी में ये ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए एक बार फिर से मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, अगर समझ में नहीं आया तो मैं फिर से समझा देता हूँ। ये बोलता है कि 6 फुट 10 इंच में कितने सेंटीमीटर होता है। तो 1 फुट में 12 इंच होते हैं, वहीं 1 इंच बराबर होता है 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर। ओके, क्योंकि हम लोग का आंसर जो है कि सेंटीमीटर में पूछ रहा है। ठीक है, तो वहीं पे हम लोग क्या करेंगे कि 6 फुट बोला तो 6 इंटू 12 कर देंगे, और प्लस 10 इंच दिया तो प्लस 10 इंच इसको ऐड कर देंगे, तो 12 6 72 प्लस 10 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 82। अब ये 82 को क्या करेंगे 2.54 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 82 को हम लोग 2.54 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 208.28 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो हम लोग ऑप्शन नंबर डी में ये दिया हुआ है। अगर वीडियो पसंद आएगा तो कृपया लाइक कर तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप लोग जो है कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, मैं उसका जो है कि जवाब आप लोगों को फिर से देने का कोशिश करूँगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 34 नंबर में क्या बोला है, विच इज़ नॉट ए मेटल, इनमें से कौन सी धातु नहीं है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम और कार्बन। तो कौन सी धातु नहीं है, तो कार्बन जो है कि धातु नहीं है। क्यों नहीं है, तो क्योंकि कार्बन जो है एक यौगिक है। ओके, और ये सारे जो है कि धातु एक मेटल है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट देखते हैं 35 नंबर। 35 नंबर में क्या बोलता है उसको हम लोग देख लेते हैं। 35 नंबर में एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, बोलता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए। हम लोगों का ए का मान ज्ञात करना है। 3/4 इक्वल टू 1/12 बराबर ए। तो यहाँ ए का मान क्या होगा, तो इसको सिंपली स्टेप से लिख लेंगे। 3/4 इक्वल टू 1/12 और 4 से 3 को काटेंगे और यहाँ पे एक की जगह ए लिख देंगे, तो ए इक्वल टू हो जाएगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 × 3। ओके, तो कितना हो जाएगा 9। तो 9 इधर हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ओके, ऑप्शन नंबर बी में राइट दिया हुआ है, 9 इधर राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोलता है 36 नंबर। 36 नंबर में क्या बोलता है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ डेंसिटी। घनत्व की इकाई क्या है। तो घनत्व की इकाई क्या है, kg/m³, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, पाउंड पर फुट क्यूब, ऑल ऑफ दिस। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर जो होता है ऑल ऑफ दिस, क्योंकि घनत्व का जो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है वो होता है द्रव्यमान बट्टा आयतन। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बट्टा आयतन। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और जिन लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा तो कृपया लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहेंगे। अब तक जो है कि इसका हमने बहुत सारे वीडियो जो है हमने डाल चुका है। अगर जिन लोगों ने हमारा प्रीवियस जो है कि वीडियो नहीं देखा, पुराना जो भी वीडियो अगर आप लोगों को देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में दिया हुआ, वहाँ से भी जाके आप लोग सारे वीडियो को आप लोग वॉच कर सकते हैं। एनसीएल का जो है कि मॉस्टिस का पेपर सॉल्व कराया गया है, इसरो का पेपर सॉल्व कराया गया, वो सारे पेपर को जो है आप लोग देख सकते हैं। ये सारे जो पेपर आप देख रहे हैं, जो भी क्लास हो रहा है, ये सारा जो है कि एग्जाम में पूछा गया पेपर है, उसको मैंने खुद से अपने से टाइप करके जो है कि आप लोगों के सामने लाया हूँ। तो कृपया मेहनत को जो है कि ज़ाया ना करें और आप लोग जो है कि वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहे, ताकि जो कि मेरे भी मेहनत को करने में अच्छा लगे। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। यहाँ क्वेश्चन क्या बोलता है, चाल स्पीड बराबर वाट। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। ओके, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दूरी बटा समय कहाँ है, तो यह है ऑप्शन नंबर सी में इसका राइट आंसर दिया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 38 नंबर। या फिर से 37 ही लिखा गया है इस प्रिंट से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर। शक्ति की इकाई क्या है। शक्ति की इकाई ऑप्शन देख लेते हैं, जूल, पर सेकेंड, पर वाट या ऑल ऑफ दिस। तो शक्ति की इकाई क्या है, वो है जूल। जूल जो है कि शक्ति की यूनिट है, यूनिट ऑफ पावर तो जूल। जूल को हम लोग जे से डिनोट करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 38 नंबर। ये फिजिक्स का क्वेश्चन था। नेक्स्ट बोलता है 38 नंबर में 80 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदले, कन्वर्ट 80 डिग्री सेल्सियस इनटू द फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट को 80 डिग्री सेल्सियस को जो कि फ़ारेनहाइट में बदलना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है C/5 इक्वल टू F - 32/9। इस पर जो है कि हम लोग फॉर्मूला पे बेस बैठा देंगे तो ये जो है कि सिंपली बन जाएगा। तो C जो हमारा डिग्री सेल्सियस जो दिया हुआ है, तो हम लोग का कितना है 80, यहाँ पे 80 लिख लेंगे, इसको बना लेते हैं। तो यह C का वैल्यू है 80/5 इक्वल टू F - 32/9, जैसा कि फॉर्मूला में दिया गया था। तो 5 से 1 को हम लोग 16 को काट लेंगे तो 16 × 5 80 होता है, और 16 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 इक्वल टू F - 32। यहाँ पे जो कि माइनस होगा F - 32। तो अब F को इधर कॉमन ले लेंगे और ये कर लेंगे इधर, और F और ये 144 को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 176 इज द राइट आंसर। ओके, 176 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप लोग जो है कि डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं 39 नंबर। 39 नंबर को हम लोग जो है कि देखते हैं क्या बोलता है 39 नंबर। द प्रिंसिपल ऑफ पाइथागोरस इज रिलेटेड टू विच ट्रायंगल। तो हम लोग पूछ रहा है कि पाइथागोरस प्रमेय के सिद्धांत का संबंध किस त्रिभुज से है। तो किस त्रिभुज से है पाइथागोरस प्रमेय का सिद्धांत, ऑप्शन देख लेते हैं, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज या समकोण त्रिभुज। तो पाइथागोरस प्रमेय का जो संबंध है वो किससे है, ट्रायंगल जो है पाइथागोरस प्रमेय का सिद्धांत किस त्रिभुज से है, तो वो है समकोण त्रिभुज से, राइट एंगल से। ओके, राइट एंगल से जो है कि इसका संबंध है। ये पाइथागोरस के मैथ से रिलेटेड एक क्वेश्चन ले लिया गया है इसमें भी। नेक्स्ट देखते हैं हम 40 नंबर। 40 नंबर में क्या बोलता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 0 केल्विन इनटू डिग्री सेल्सियस। तो बोल रहा है कि 0 केल्विन का मान डिग्री सेल्सियस में कितने होते हैं। तो 0 केल्विन में है उसमें डिग्री सेल्सियस में कितने मान होते हैं। तो माइनस, ऑप्शन देख लेते हैं, -273 डिग्री सेल्सियस, 273 डिग्री सेल्सियस,
373 डिग्री सेल्सियस या 274 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो है कि 0 केल्विन का मान बराबर होता है -273 डिग्री सेल्सियस इज द राइट आंसर। ओके, चलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओएनजीसी का जो है कि रिक्वायरमेंट भी आया हुआ, उस पर भी हमने एक फुल वीडियो बना रखा है, और जिन लोगों ने भी वीडियो नहीं देखा है उसका जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वो लोग वहाँ से देख सकते हैं कि वैकेंसी आया किस किस स्टेट पे, वो लोग अपना सारा संपूर्ण जानकारी लेकर ले लें और वहाँ से जो है कि देखने के बाद अपनी तैयारी को और मजबूत करते रहें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 41 नंबर में। 41 नंबर में बोलता है व्हाट इज द इफिशिएंसी ऑफ ए मशीन इफ वेलोसिटी रेशियो वी आर, जो कि वेलोसिटी रेशियो को हम लोग वी आर से डिनोट करते हैं, एंड बाय इफेक्ट पावर P इक्वल टू पावर ऑफ 25 kg 400 kg वेट ओके अप्लाइड। तो इसको क्या है, किसी मशीन का वेग अनुपात वी आर, यहाँ पे हो जाएगा वी आर 20 है, 25 kg के प्रयास पावर से 400 किलोग्राम का भार उठाया गया है, तो मशीन की दक्षता क्या है, तो मशीन की पावर पूछ रहा है। ओके, ये जो है कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसको जो है कि हम लोग देखते हैं तो कैसे बनेगा। यहाँ पे क्या हम लोग का दिया हुआ है, तो लोग को निकालना होता है मशीन एफिशिएंसी निकालना होगा, ठीक है। तो मशीन एफिशिएंसी निकालेंगे, तो मशीन एफिशिएंसी का क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज बाय वेलोसिटी। ओके, मशीन एफिशिएंसी का अगर हम लोग बात करें कि क्या होता है, तो वो होता है मैकेनिकल एडवांटेज बाय वेलोसिटी रेशियो। ओके, इसका फॉर्मूला होता है। मशीन दक्षता पूछ रहा है ना, तो मशीन एफिशिएंसी के बारे में पूछ रहा है, इंग्लिश में मशीन एफिशिएंसी बोलते हैं। तो मशीन एफिशिएंसी बराबर मैकेनिकल एडवांटेज बाय वेलोसिटी रेशियो। तो मैकेनिकल एडवांटेज दिया हुआ है, तो या फिर उसको जो है हम लोग किस में डिनोट करते हैं, एम ए बराबर भार बटा शक्ति। ओके, भार बटा शक्ति। तो भार कितना है, तो भार हम लोग का यहाँ पे 400 किलोग्राम दिया हुआ है, और शक्ति जो है कि 25 है, शक्ति जो है हम लोगों का 25 kg दिया हुआ है। तो दोनों को काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। अब 16 आ गया तो इसको क्या करना है, तो 16 आ गया तो 16 क्या आ गया, मशीन एफिशिएंसी का आया है, मशीन एफिशिएंसी आया था हम लोग का 16। अब पूछता है कि इसके बाद जो है कि इसको जो है कि प्रतिशत, यहाँ ऑप्शन दिया है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो है कि परसेंटेज में दिया, अगर मशीन एफिशिएंसी सिर्फ बोलता तो 16 हो जाता, तो यहाँ परसेंटेज में पूछ रहा है। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको जो है कि मशीन एफिशिएंसी बटा में बट जो है कि वेलोसिटी रेशियो कर देंगे। तो वेलोसिटी रेशियो हम लोग का कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं वेलोसिटी रेशियो जो है कि 20 दिया हुआ है। तो 16/20 इंटू 100, क्योंकि इसको परसेंटेज में करना है। तो 4 चौका 16 और 4 पच्चे 20, तो 5 से 20, ये हो जाएगा 20 चौक 80%। ओके, तो हम लोग का 80% का ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। आप लोग जो है कि वीडियो को पॉज करके धीरे कर करके भी आप लोग देख सकते हैं, तो आप लोगों को क्लियर पता चलेगा, क्योंकि थोड़ा सा लंबा वीडियो था इसलिए यहाँ पे टाइम लगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 42 नंबर में क्या बोलता है, हम लोग देख लेते हैं। अब जो है कि हम लोग 42 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 42 नंबर में क्या बोलता है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्ट्रेस, मतलब कि प्रतिबल की इकाई क्या है। तो प्रतिबल की इकाई क्या है, ऑप्शन देख लेते हैं। केजी पर मीटर स्क्वायर, ये जो है कि स्क्वायर में केजी पर मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर, लीटर, सेंटीमीटर पर मिनट। तो हम लोग जो प्रतिबल की इकाई जो है कि स्ट्रेस को लोग किससे डिनोट करते हैं, वो करते हैं हम लोग केजी पर मीटर स्क्वायर से। ओके, केजी पर मीटर स्क्वायर से हम लोग इसको जो है कि डिनोट करते हैं प्रतिबल के स्ट्रेस की यूनिट को, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं 43 नंबर। 43 नंबर में क्या बोलता है, 43 नंबर बोलता है व्हाट इज कॉल्ड द चेंज डिक्रीज इन साइज ड्यू टू फोर्स अप्लाइड ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु पर लगाए गए बल के आकार में कमी को क्या कहा जाता है। तो वस्तु पर लगाए गए बल के आकार की कमी को क्या कहा जाता है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। प्रतिबल यानी स्ट्रेस, स्ट्रेन विकृति, कंप्रेशन स्ट्रेन, संपीड़न विकृति, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या पूछा हम लोग से, वस्तु पर लगाए गए बल की कमी को क्या कहते हैं। तो बल की कमी को हम लोग क्या कहते हैं, तो हम लोग कहते हैं क्या कहते हैं, तो यह है संपीड़न विकृति, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब क्यों कहते हैं इसके बारे में जब जान लेते हैं, तो जब भी हम लोग जब हमारा जो कि कंप्रेस स्ट्रेस जो है कि पावर ज़्यादा लगेगा होता, कंप्रेस स्ट्रेस होता है, तब जो है कि हर वस्तु का आकार कम होता है। जब भी किसी वस्तु पर अगर लोग स्ट्रेस पावर लगाएंगे तो उसका आकार जो है कि कम होते जाता है, डिक्रीज होते जाता है। ओके,
अगर वहीं जो हम लोग की बात करी जाए, अगर ये जो कि पीछे क्वेश्चन में जो पूछा था प्रतिबल की इकाई के बारे में, तो इसमें जो है कि इसका जो आंसर हुआ था केजी पर मीटर स्क्वायर। तो क्यों हुआ था? तो किसी जो स्ट्रेस का मतलब क्या है, जब भी किसी पर्टिकुलर स्थान पर पर्टिकुलर क्षेत्र पर जो है कि एक पड़ने वाला भार को हम लोग स्ट्रेस कहते हैं। ओके, कोई भी एक वस्तु है उस पर एक प्रेस पड़ेगा तो उस पर जो पर्टिकुलर जो स्ट्रेस पड़ता है पर्टिकुलर स्थान पर पड़ने वाला भार को जो हम लोग केजी पर मीटर स्क्वायर से हम लोग डिनोट करते हैं। ओके, 42 और 43 तो हो गया है। अब देखते हैं 44 नंबर। तो 44 नंबर में क्या बोलता है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑन वेलोसिटी विस्कोसिटी। ठीक है, तापमान बढ़ने पर विस्कोसिटी पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये जो है कि विस्कोसिटी टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी। व्हाट इज द इफेक्ट इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी, तापमान बढ़ने पर विस्कोसिटी पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये पूछ रहा हम लोग का सवाल। तो विस्कोसिटी पर क्या प्रभाव पड़ता है, अगर किसी भी जब तापमान बढ़ेगा तो विस्कोसिटी पे अगर तापमान बढ़ेगा तो वो क्या प्रभाव पड़ेगा वो पूछ रहा था। पहला बोलता है डिक्रीज होता है घटता है, दूसरा इंक्रीज होता है बढ़ता है, तो रिमेन सेम यानी कि समान रहता है, या नन ऑफ दिस, या फिर तापमान बढ़ेगा तो कुछ नहीं होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तापमान बढ़ेगा तो डिक्रीज होगा। किसी अगर जो है कि विस्कोसिटी पर अगर तापमान बढ़ेगा तो वो डिक्रीज होता जाता है। तो हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, विस्कोसिटी क्या है। तो ये जो है कि एक ये जो है कि विस्कोसिटी जो एक ऑयल से संबंधित है। इसमें जैसे ही तापमान बढ़ता है, ऑयल में जैसे ही तापमान बढ़ता है तो वो जो है कि विस्कोसिटी उसका घटते जाता है, उसका जो अगर टेम्परेचर पर बढ़तेगा तो फिर वो विस्कोसिटी जो है कि डिक्रीज होते जाएगा। ओके, जो कि ऑप्शन नंबर में दिया हुआ तो डिक्रीज होते जाएगा। जैसे ही तापमान बढ़ता है तो विस्कोसिटी घटता है, यानी कि वो जो है कि कितना सॉलिड था, सॉलिड अवस्था में है, ये जितना बढ़ेगा ऑयल जो है उतना गाढ़ा होता जाएगा। और ये जितना जो है इसका विस्कोसिटी का पावर बढ़ेगा तो वो ऑयल जो है कि गाढ़ा होते जाएगा और वो जो है कि डिक्रीज होते जाएगा, उसका विस्कोसिटी पावर जो है कि मतलब फैलाव शक्ति जो है कि कम होते जाएगी। ओके, ठीक है, सिमटते जाएगा हो जाए। ठीक है, तो विस्कोसिटी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, वो नंबर से हम लोग व्यक्त करते हैं, उसको डिनोट करते हैं, उसको जो हम लोग नंबर से व्यक्त करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 45 नंबर। यहाँ फिर से 44 ही प्रिंट हो गया बट ये 45 नंबर है। 45 नंबर में क्या बोलता है, यदि गोले का व्यास d है तो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा। व्हाट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए शेपर ऑफ डायमीटर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन देख लेते हैं, 2 अल्फा डी, फिर ऑप्शन है डी फॉर डाया, डी बाई 4 डाया बाई 4, ऑप्शन 4 है डाया बाई 2। तो क्या हो जाएगा, जब भी गोले का व्यास जो है उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है तो वो क्या हो जाएगा, इसका जो ए डाया है और इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये डाया बाई 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 46 नंबर। 46 नंबर क्या बोलता है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या है। तो चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या है वो जो है कि हम लोग जान लेते हैं, वेबर, ऑप्शन से देख लेते हैं, वेबर है, टेस्ला है, हेनरी है, या फिर नॉट, इनमें से कोई नहीं है। तो विस्कोसिटी जो है कि चुंबकीय फ्लक्स की जो इकाई क्या है तो वो है वेबर। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसके जो एक इकाई होता है इसका जो होता है वो है वेबर, उससे उसको हम लोग डिनोट करते हैं। ओके, ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कॉपर। तो तांबे का गलनांक बिंदु कितना, तो कितना टेम्परेचर पे जो है कि कॉपर गलने लगता है। ठीक है, कॉपर जो है कि कितना टेम्परेचर पे गलने लगता है उसके बारे में पूछ रहा है। तो कितना डिग्री पे टेम्परेचर गलने लगता है, तो 1083 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर जो है कि कॉपर गलने लगता है। अलग अलग धातु की अलग अलग होती है, यहाँ पे जो है कि अलग अलग धातु जो भी अलग अलग मेटल रहेगा उसका जो है कि टेम्परेचर यानी कि जो मेल्टिंग पॉइंट है वो अलग अलग होता है। ठीक है, अगर सॉफ्ट मेटल रहेगा तो सॉफ्ट है और हार्ड मेटल रहेगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है कि हार्ड होते मतलब कि ज़्यादा होते जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 48 नंबर। 48 नंबर में क्या बोलता है, 48 नंबर हम लोग देख लेते हैं। चलिए 48 नंबर देखते हैं, 48 नंबर में क्या बोलता है, पिच सर्कल से आउटर सर्कल के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पिच सर्कल एंड आउटर सर्कल। ये क्या बोल रहा है, पिच सर्कल और आउटर सर्कल, इसको जो है लोग ड्राइंग से समझते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि गियर से लिया गया है। कुछ इस टाइप से आप गियर बना लीजिए, कुछ इस टाइप से जो है कि हम लोगों का गियर होता है। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि पिच सर्कल से आउटर सर्कल के बीच की दूरी। तो पिच सर्कल क्या होता है, ये बीच वाला जो हमारा भाग होता है, ये जो काल्पनिक रेखा हम लोग बोलते हैं पीसीडी, वो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पिच सर्कल डायमीटर बोलते हैं। ठीक है,
ओके, तो ये वाला जो भाग है ये हम लोग का पिच होता है। चलो इसको फिर से बना के कोशिश करता हूँ। ये हम लोग का गियर है, ठीक है, और ये जो है किस टाइप से गियर है, यहाँ पे हम लोग का ये गियर कटा हुआ है किसी व्हील के ऊपर, ठीक है। तो ऊपर वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, ऊपर वाले भाग को हम लोग जो है कि क्रेस्ट बोलते हैं, और नीचे वाले भाग को हम लोग रूट बोलते हैं, ठीक है। और बीच से जो पास होता है लाइन, ये जो कि काल्पनिक रेखा होता है, वो होता है पिच सर्कल डायमीटर। अब हम लोग से क्या बोल रहा है कि पिच सर्कल के आउटर सर्कल जो है कि पिच का आउटर सर्कल यानी कि बाहरी भाग, यहाँ से जो यहाँ का भाग हम लोग से पूछ रहा है, ठीक है। हम लोग से क्या पूछ रहा है, तो हम लोग से यहाँ का भाग पूछ रहा है, ये इस जगह से ये पिच से लेकर आउटर तक का डिस्टेंस, ये इसके बारे में हम लोग से पूछ रहा है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो ऑप्शन ये जो है कि अडेंडम इसे कहते हैं, ठीक है। कोई भी पूछे कि पिच सर्कल से बाहर भाग को क्या कहते हैं, पिच सर्कल से ऐसा ऑप्शन देता है। पिच सर्कल से बाहरी भाग को क्या पूछे, या फिर बोलता है कि पिच सर्कल से जो है कि आउटर क्रेस्ट वाले भाग को, ऊपर वाले भाग को हम लोग क्रेस्ट बोलते हैं, ठीक है, जो कि पॉइंट जहाँ पे खत्म होता है हम लोग का क्रेस्ट होता है, तो वहाँ तक उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे अडेंडम बोलते हैं। यहीं अगर पिच सर्कल से लेकर अंदरूनी भाग इनर सर्कल बोल देता है, ठीक है, या फिर रूट बोल देता है पिच सर्कल से लेकर रूट तक का, तो उसे हम लोग जो है कि डिडेंडम बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो हम लोग से पूछ रहा है कि बाहरी भाग को, तो बाहरी भाग को क्या बोलते हैं, अडेंडम बोलते हैं, ओके। इसको जो है कि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको जो है कि आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, ये अक्सर एग्जाम में पूछता है, ये मसिस्ट का और सेल एग्जाम का, और ये ONGC और DRDO इसरो सबके लिए जो है कि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द एंगल ऑफ इंक्लूड लेटर टू बी ड्राइंग टू वर्ड राइट, झुके हुए अक्षर को दाएं तरफ बनाने पर कौन सा कोण बनेगा। ये जो है कि ड्राइंग से ED से लिया गया है, इंजीनियरिंग ड्राइंग से, ये पूछता है कि दाएं तरफ बनाने पर कौन सा कोण बनेगा, कितना डिग्री का कौन सा हम लोग जो है कि लिखते हैं, ठीक है। कुछ इस टाइप से अगर हम लोग लिख रहे हैं ये एंगल बना के, तो हम लोग कितना डिग्री में लिखते हैं, ये हम लोग से पूछ रहा है। तो ये कितना होता है, ऑप्शन देख लेते हैं, 75 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री या 15 डिग्री। तो कितना डिग्री हम लोग लिखते हैं, ये जो है कि हम लोग 60 डिग्री टेपर में हम लोग लिखते हैं, ठीक है। हम लोग कभी 45 का अगर ऑप्शन देते तो 45 पे भी नहीं जाना है, क्योंकि 45 जो है कि काफ़ी टेपर होता है, ठीक है। ये जो है कि कुछ अगर यहाँ से है तो इस यहाँ पे आसपास आएगा हमारा, और 60 जो है कि कुछ इस एंगल में, तो हम लोग जो है कि 60 डिग्री एंगल में ही लिखते हैं, ठीक है। जो इंक्लेस करके लिखते हैं ना, ये टेपर करके, वो हम लोग जो है कि 60 डिग्री एंगल में ही हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं 50 नंबर। 50 नंबर क्या बोलता है, किसी प्रकार के ट्रिम ड्राइंग शीट A3 द्वारा डिजाइन की जाती है, मतलब पूछ रहा व्हाट साइज ऑफ ट्रिम ड्राइंग शीट इज डिजाइन बाय A3। ड्राइंग शीट होता है ना पेपर, A3, A2, A1, A4, A0, तो कौन सबसे बड़ा होता है। अगर हम लोग बात की जाए बड़ा का, तो सबसे बड़ा जो हम लोग का साइज होता है कि अगर तो वो होता है A0, ठीक है। A0 की ड्राइंग शीट जो है कि हम लोग का सबसे बड़ा शीट में काउंटिंग होता है। यहाँ पूछ रहा है कि A3 का साइज क्या है, तो A3 का क्या साइज है, ऑप्शन देख लेते हैं, 210 गुने 297, 297, 210 इंटू 297 mm, 297 इंटू 420 mm, 420 इंटू 594 mm, 148 इंटू 210 mm। तो क्या इसका राइट आंसर होता है, इसका राइट आंसर जो है का वो हो जाएगा 297 इंटू 420 mm। तो A3 साइज जो होता है वो हम लोग का 297 से लेकर, इसका जो है कि लेंथ होता है 297, और ब्रेथ जो है कि चौड़ाई ही थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो इस टाइप से होता है। तो LB जो होता है 297 से लेकर 420 mm तक इसका होता है A3 साइज। A4 साइज थोड़ा सा साइज छोटा होगा, A2 उससे बड़ा होगा, फिर A1 उससे बड़ा होगा, और A0 जो है कि सबसे बड़ा ड्राइंग शीट होता है। A0 जो है कि प्योर इंजीनियर लोग में जो है कि बड़ा ड्राइंग वर्क में हम लोग करते हैं, ठीक है। इसको जो है कि याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच टाइप ऑफ ड्राइंग शीट हैव बिगेस्ट एरिया। देखिए वही पूछ दिया है कि किस प्रकार की ड्राइंग शीट का क्षेत्रफल सबसे बड़ा होता है। सबसे बड़ा का क्षेत्रफल की बात किया ड्राइंग शीट का, तो किसका होता है, तो वो A0 साइज का होता है। उससे थोड़ा छोटा A1 होगा, उससे थोड़ा छोटा A2, उससे थोड़ा छोटा A3, A4, ये जो है कि उससे थोड़ा छोटा छोटा होते जाएगा। A4 कौन सा साइज होता है, ये नॉर्मल जो है कि हम लोग का आपको जेरोक्स दुकान पे मिलेगा, जेरोक्स पेपर जो हम लोग करवाते हैं वो A4 साइज में करवाते हैं, ओके। A0 जो है कि सबसे बड़ा साइज होता है, ये जो लार्जेस्ट साइज में आता है ड्राइंग शीट के, ओके। चलिए देखते हैं 52 नंबर। 52 नंबर क्या बोलता है, द पेंसिल ग्रेड H, 2H एंड 3H
डिपेंडेड ऑन, तो ये किस पे डिपेंड करता है? ये जो ग्रेड होता है ये पूछ रहा है कि H2S तथा H3 जो है कि पेंसिल वो किस पे जो है कि डिपेंड होता है, ये किस पे? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन एक फर्स्ट बोलता है कागज की गुणवत्ता तथा मौसम की स्थिति पर, सेकंड बोलता है ड्राइंग बोर्ड की स्थिति पर, थर्ड बोलता है कारीगर की स्थिति पर, फोर्थ बोलता है इनमें से सभी है। तो कौन सा ऐसा रीजन है जो कि हम लोग जो है कि ग्रेड को, मतलब पेंसिल को जो है कि ग्रेड उसका निर्भर करते हैं, H2S या 3H? तो ये जो हम लोग करते हैं वो हम लोग करते हैं कागज़ की गुणवत्ता तथा मौसम पर निर्भर। अगर मौसम खराब होता है तो हम लोग का जो है कि पेपर देखते होंगे कि वो हल्का सा सॉफ्ट हो जाता है, वो लूजपन जैसा हो जाता है, और हार्ड जो ड्राई रहता है, मौसम गर्मी का समय रहता है तो थोड़ा सा पेपर हार्ड जैसा रहता है। आप जेरोक्स दुकान पे भी जाके देख लीजिए, फिर आप अपना ही कॉपी को उठा के देख लीजिएगा तो आपको अंतर समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 53 नंबर। 53 नंबर में क्या बोलता है? आउटलाइन वस्तु की ड्राइंग में खींची गई सभी रेखाओं की अपेक्षा निम्न में से होती है। तो क्या पूछ रहा है? आउटलाइन वस्तु की ड्राइंग, ठीक है, आउटलाइन वस्तु की ड्राइंग में खींची गई सभी रेखाओं की अपेक्षा निम्न में से होती है। तो ये जो हम लोग ड्राइंग शीट, जब भी हम लोग ड्राइंग बनाते हैं कुछ इस टाइप से हम लोग लाइन खींच लेते हैं उसके बॉर्डर पे। जब भी एक बॉर्डर होता है उसमें हम लोग जो है कि 10 mm की या 15 mm का हम लोग डिस्टेंस पे हम लोग लाइन खींच लेते हैं। ये हम लोग का ड्राइंग शीट है आउटर साइड। ठीक है, ये हम लोग का बाहर साइड एक ड्राइंग है, ये पेपर पूरा पेपर है ये वाला, उसके अंदर हम लोग जो है कि ये ड्राइंग बना रहे हैं। ठीक है, ये हम लोग का पेपर है कुल मिला के। ये एक से फिर से दिखाता हूँ, ये जो है कि हम लोगों का पेपर दिया हुआ उसके अंदर हम लोग ड्राइंग बनाते हैं। तो ये पूछ रहा है कि ड्राइंग हम लोग किस टाइप का आउटर लाइन, जो ये हम लोग आउटर लाइन जिसको बोलते हैं, इसमें हम लोग कैसा लाइन खींचते हैं? ऑप्शन है पतली, मध्यम यानी मीडियम, थिन, मीडियम, थिंक या ऑल ऑफ करेक्ट। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? तो क्या हम लोग पतला लाइन खींचते हैं, मध्यम खींचते हैं या मोटी खींचते हैं, या सभी सही है? तो हम इसमें हम लोग जो है कि थिंक लाइन खींचते हैं, मोटी लाइन खींचते हैं। ओके, क्योंकि हम लोग जब भी ड्राइंग बनाते हैं वो जो है कि इस टाइप से हम लोग उसको डिवाइड कर लेते हैं, एक एरिया को खाली छोड़ देते हैं, इस एरिया को चाहे इस एरिया को। यहाँ पे टॉप व्यू होता है, यहाँ पे फ्रंट व्यू होता है और यहाँ पे साइड व्यू होता है। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन हम लोग क्या कैसे बनाते हैं? कुछ इस टाइप से ड्राइंग शीट रहता है, हम लोग इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे टॉप, यहाँ पे फ्रंट और यहाँ पे साइड व्यू में बनाते हैं, और इस एरिया को हम लोग खाली छोड़ देते हैं। ठीक है, इस टाइप से हम लोग कटिंग करके यहाँ पे बॉक्स भी बना लेते हैं हम। और आउटर लाइन जो हम लोग होता है हम लोग का वो मोटा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 54 नंबर में। 54 नंबर में क्या बोलता है? वस्तु के कटे हुए भाग को प्रदर्शित करने के लिए कौन सी रेखा का प्रयोग किया जाता है? यानी कि कोई भी जॉब है, एक बोल्ट का ही अगर जॉब लिया है, बना हुआ है, तो उसको जो है कि हम लोग कैसे उसको जो है कि सेक्शन करके दिखाएंगे? मतलब कि ये पूछ रहा है कि कटे हुए, उसका जो कटिंग पार्ट है, कटा हुआ भाग है, उसको हम लोग कैसे दिखाएंगे? जैसे कि ड्राइंग में हम लोग फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू से करके दिखते हैं, तो उसमें अगर हम लोग उसको कटिंग करके दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे वो पूछ रहा है। ठीक है, कटे हुए भाग को कैसे प्रदर्शित करेंगे? हिडन लाइन से, सेंटर लाइन से, फिर से कॉन्सोनेंट लाइन से, या फिर सेक्शन लाइन से? तो हम लोग जो है कि कैसे हम लोग दिखाते हैं उसको हम लोग जो है कि सेक्शन लाइन के द्वारा जो है कि हम लोग उसको प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, कुछ स्टेप से जो हम लोग करके करते हैं वो हम लोग सेक्शन लाइन द्वारा ही हम लोग उसको डिनोट करते हैं हम। ठीक है, कटे हुए भाग हम लोग सेक्शन लाइन के द्वारा हम लोग दिखाते हैं हम। 55 में क्या बोलता है? इन विच टाइप ऑफ डायमेंशन लाइन, विभाजन के किस प्रणाली में माप विमा रेखा के समांतर दर्शाया जाता है? सिंगल डायरेक्शन, ठीक है, ऑप्शन क्या, क्वेश्चन क्या बोलता है? विभाजन के किस प्रणाली में माप विमा रेखा के समानांतर दर्शाया जाता है? ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि कौन सा माप जो है कि रेखा के समानांतर दिखाया जाता है, एक ही सीध में दिखाया जाता है। ठीक है, ये पूछ रहा है। सिंगल डायरेक्शन, एलिजमेंट, ये जिसको जो कि हिंदी हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगल डायरेक्शन की बात करें तो सीधी लाइन, एलिजमेंट मतलब संरेखित जो है कि एक सीध में बोल रहा है। फिर लोकल या फिर टेम्प्रोरी, अस्थायी। तो किसी भी जो विभाजन का जो डायमेंशन होता है, डायमेंशन लाइन को हम लोग किसमें जो है कि करते हैं? तो हम लोग संरेखीय में करते हैं। ओके, एलिजमेंट में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 56 नंबर है। 56 नंबर में क्या बोलता है? 56 में बोलता है व्हाट इज द चैम्फरिंग एंगल ऑफ आउटर पार्ट ऑफ ए हेक्सागोनल नट? षष्ठभुजाकार नट के बाहरी भाग को कितने डिग्री कोण पर चैम्पर किया जाता है? एक जो है कि हम लोग का बोल्ट बना हुआ है और उसका जो है कि बाहरी भाग को हम लोग को दिखाना है कि ये जो है कि कितना में ये बना हुआ है। तो हम लोग जो कि कितना डिग्री में उसका बाहरी भाग को हम लोग डिनोट करते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं 75, 60, 30 डिग्री या 90 डिग्री।
कितने डिग्री हम लोग जो है कि बाहरी भाग को दिखाते हैं, वो हम लोग दिखाते हैं 30 डिग्री में। ओके, ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो कृपया लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाएंगे, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के लाना होता है, प्लस टाइप करना होता है, और जो है कि मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ ताकि वीडियो जो है कि काफ़ी बड़ा ना हो जाए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हैंड वॉश को टाइट व ढीला करने के लिए किस नट का प्रयोग किया जाता है? विच नट इज यूज टू लॉस एंड टाइट एंड वाइस। किसी भी नट को अगर पूछ रहा है कि टाइट और ढीला करने के लिए किस जो है कि वाशर का प्रयोग करता है, हैंड वाशर का बात कर रहा है। ओके, या स्पिनर वगैरह का बात नहीं कर रहा है, हैंड वाशर का बात करता है। किसका यूज़ करता है? विंग नट, लॉक नट, सिंबल नट या स्क्वायर नट। तो किस जो है कि हैंड वॉश में को टाइट करने के लिए, हैंड वॉश से हाथ से जो है कि टाइट करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं? तो वहाँ पे हम लोग बराबर जो है कि दिख रहा है कि लूज़ हो रहा है, उसको हम लोग टाइट करना है। ये जो है कि ढीला भी करना है और टाइट करना है अगर, तो उसमें हम लोग विंग नट का हम लोग इस्तेमाल करता है। विंग नट कहाँ पे लगा होता है? तो हेक्सा ब्लेड के जो आगे में होता है, वो ब्लेड जिसे टाइट किया होता है वो विंग नट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 58 नंबर। विच टूल इज यूज टू कट इंटरनल थ्रेड इन पाइप। पाइप के आंतरिक चूड़ी काटने के निम्न में से किस टूल का प्रयोग किया जाता है? पाइप का, अगर एक पाइप हम लोग का दिया हुआ है, उसका जो है कि अंदरूनी चूड़ी काटना है, तो उसमें किस मेथड से काटेंगे, किसके द्वारा काटेंगे? डैश स्टॉक, पाइप टेप, वाइस या ऑल ऑफ दिस। किसके द्वारा हम लोग काटते हैं? तो पाइप टेप के द्वारा हम लोग जो है कि इंटरनल थ्रेड कटिंग करते हैं। ओके, और बाहरी का बात बोलता है तो डायरेक्ट के द्वारा हम लोग कटिंग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 59 नंबर। मूल साइज पर निम्न में से विचलन दिए जाते हैं। द टॉलरेंस गिवन ऑन ओरिजिनल साइज, डायमेंशन, साइज, लाइन, ऑल ऑफ दिस। तो किसमें जो है कि डायमेंशन दी जाती है? मूल साइज में जो है कि डायमेंशन किसमें दी जाती है? तो ये जो कि सॉरी मूल, और मैंने आंसर भी बता दिया कि ऑप्शन नंबर ए डायमेंशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। टॉलरेंस के बारे में बात कर, ओरिजिनल साइज, तो ओरिजिनल साइज जो है कि डायमेंशन पर दी जाती है। ओके, ठीक है, उसके डायमेंशन पर निर्भर करती है ओरिजिनल साइज। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 60 नंबर। और भी इसके आगे क्वेश्चन है, तो हाँ चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 60 नंबर। 60 नंबर में क्या बोलता है? विचलन निम्न अवस्था में पाया जाता है। डेविएशन इज फाउंड इन द फॉलोइंग स्टेट। तो विचलन जो है कि किस अवस्था में पाया जाता है? पॉजिटिव में, निगेटिव में, जीरो में या ऑल ऑफ दिस। तो विचलन किस में पाया जाता है? तो वो हम लोग का ऑल सब में जो है कि पॉजिटिव अलाउंस भी होता है, निगेटिव भी होता है, जीरो भी होता है और ऑल भी होता है। ठीक है, विचलन जो है कि सभी में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 61 नंबर में क्या बोल रहा है? एनेलिंग इम्प्रूव्ड, एनेलिंग में सुधार होते हैं। कैसे एनेलिंग में सुधार होते हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। ग्रेन साइज, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के द्वारा, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के द्वारा, ऑल या ऑल ऑफ दिस। तो किसके द्वारा जो है कि हम लोग एनेलिंग कुछ करते हैं? तो एनेलिंग प्रोसेस जो है एक मैकेनिकल प्रोसेस है। इसको जो हीट ट्रीटमेंट में, हार्ड टेम्पर एंड में जो है कि ये चैप्टर में आता है, हार्ड एंड टेम्पर में। तो ये हम लोग किस में करते हैं? मैकेनिकल प्रोसेस के द्वारा हम लोग जो है कि एनेलिंग करते हैं। ओके, 72 नंबर देख लेते हैं। 72 नंबर क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉनिकल सेक्शन। निम्नलिखित में से कौन सा एक कॉनिकल सेक्शन है? सर्कल, ये रेक्टेगोनल, ट्रायंगल या स्क्वायर। तो कौन सा एक कॉनिकल सर्कल है, सेक्शन है, वो पूछ रहा है। तो जो सर्कल जो है वो एक कॉनिकल सेक्शन है। ठीक है, और ये जो कॉनिकल सेक्शन की बात अगर कर दे तो ट्रायंगल मत मार के मत आ जाइएगा, यहाँ जो है कि सर्कल होता है। ठीक है, वृत्त होता है कॉनिकल सर्कल। ऑप्शन नंबर ए में जो कि दिया हुआ। 63 नंबर। 63 में क्या बोलता है? रफनेस की इकाई माइक्रोन 0.0001 मिलीमीटर होती है। तो रफनेस की संख्या की सरफेस का मान कहलाता है। तो सरफेस का मान क्या कहलाता है? वही हम लोग देखते हैं। आर ए वैल्यू, ग्रेड ऑफ रफनेस, ऑल ऑफ दिस। तो क्या इसका कहलाएगा? रफनेस की इकाई का माइक्रोन जो 0.0001 mm जो है वो रफनेस की मान वो आर ए वैल्यू कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए। इसे जो कि थोड़ा सा समझा देता हूँ। और यहीं पर अगर बात की जाए कि कौन सा कॉनिकल सेक्शन है, तो कॉनिकल सेक्शन में जो है कि सर्कल आता है, एलिप्स आता है, परबोलस आता है, हाइपरबोलस आता है। ये सभी जो है कि कॉनिकल में सेक्शन में आता है। ठीक है, और अनदर जो है कि चार चीज जो है कि सर्कल, ये जो सॉरी कॉनिकल सेक्शन में जो कि चार चीज़ आते हैं। एलिप्स आते हैं, परबोल्स आते हैं, हाइपरबोल्स आते हैं, ये जो है कि और सर्कल, ये सभी जो है कि कॉनिकल सर्कल सेक्शन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट देखते हैं 64 नंबर में। 64 नंबर में क्या बोलता है?
3 मुख वाले चूड़ी की पिच ज्ञात करने के लिए लीड के निम्न में से विभाजित किया जाता है। तो 3 मुख वाले चूड़ी का जो पिच ज्ञात करना है तो उसको किसमें से हम लोग विभाजित करते हैं, ऑप्शन पूछ रहा है। तो 3 मुख वाले को जो है कि थ्री स्टार्टेड, सिंगल स्टार्टेड थ्रेड रहेगा तो वो सिंगल रहेगा, डबल स्टार्टेड रहेगा तो ये डबल हो जाएगा, और 3 स्टार्टेड थ्रेड रहेगा तो वो 3 हो जाएगा। 3 मुख वाले चूड़ी के बारे में बात कर रहा है, लीड पिच के बारे में। तो ये जो होता है कि तीन इसका हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगर वहीं इसका बात की जाए कि लीड बराबर क्या होता है, तो लीड का फॉर्मूला होता है पिच इंटू नंबर ऑफ स्टार्ट। ओके, पिच इंटू नंबर ऑफ स्टार्ट होता है लीड बराबर, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तो नंबर ऑफ स्टार्ट कितना है, 3 है, 3 मुख वाली बोल रहा है यानी कि 3 स्टार्टेड है, और जो है कि पिच इसका इंटू पिच हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 65 नंबर। 65 नंबर में क्या बोलता है, लेथ पर थ्रेड, सॉरी यहाँ पे लेथ हो जाएगा, लेथ पर थ्रेड बनाते समय कैरिज को निम्नलिखित में से किस फेज में चलाया जाता है, किस पेच में चलाया जाता है, यहाँ पे स्क्रू में चलाया जाता है। तो लेथ पर जो कि थ्रेड बनाता है तो उसमें मतलब किस में यूज करते हैं, द किलर रोड में, द लेड स्क्रू में, सेट स्क्रू में, या रॉकर पिन में। तो किस में यूज करते हैं हम लोग, द लेड स्क्रू पे हम लोग यूज करते हैं। ओके, लेथ में जब थ्रेड बनाते हैं उस समय जब हम लोग कैरिज को लीड स्क्रू की सहायता से चलाते हैं, ठीक है। चलिए 66 नंबर देखते हैं। 66 नंबर में क्या बोलता है, ब्रिटिश एसोसिएशन पिच थ्रेड की गहराई निम्न में से क्या होती है। तो ब्रिटिश एसोसिएशन वाले पूछा, तो ब्रिटिश एसोसिएशन में जो कि पिच होता है थ्रेड की जो गहराई होता है वो 0.735 इंटू पिच होता है, ठीक है। 0.735 इंटू पिच, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 67 नंबर। मशीन टूल के लीड स्क्रू में कौन सी थ्रेड बनाई जाती है। तो मशीन टूल के लीड स्क्रू में कौन सी थ्रेड बनाई जाती है, ऑप्शन देख लेते हैं, एज स्क्रू थ्रेड, स्क्वायर थ्रेड, ट्रेपेजोइडल थ्रेड, या नन ऑफ दी। तो मशीन स्क्रू में जो है कि कौन से थ्रेड बनाए जाते हैं, वो ट्रेपेजोइडल थ्रेड बनाई जाती है, क्योंकि ट्रेपेजोइडल को और दूसरा नाम क्या बोलते हैं, तो हम लोग एक्मे थ्रेड भी बोलते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं 68 नंबर। ब्रिटिश स्टैंडर्ड थ्रेड में चूड़ी का कोण कितने डिग्री का होता है, हाउ मैनी डिग्री इज द एंगल ऑफ थ्रेड ऑफ BA थ्रेड। BA मतलब ब्रिटिश स्टैंडर्ड का बात कर रहा है, ठीक है, ब्रिटिश स्टैंडर्ड का। तो ब्रिटिश स्टैंडर्ड में जो कि कितने कैसा थ्रेड होता है, तो वो जो है कि A 1.5 डिग्री, A 2.5 डिग्री, A 6.5 डिग्री, B 5 डिग्री। तो क्या होता है, ये हो जाएगा हमारा A जो है कि A 1.5 डिग्री इज द राइट आंसर। इसका जो है कि ब्रिटिश स्टैंडर्ड का अगर बात की जाए कि थ्रेड का, तो वो होता है, और एक अगर नॉर्मल देखा जाए तो ये जो है 47.5 डिग्री होता है, लेकिन यहाँ जो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ये जो है कि इस टाइप से दिया गया, तो यहाँ पे A 1.5 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम 69 नंबर। 69 नंबर क्या बोलता है, द ब्लेड ऑफ द स्क्रू पिच गेज आर मेड बाय हार्डनिंग ऑफ स्विच स्टील शीट। स्क्रू पिच गेज के ब्लेड किस इस्पात के चादर से बनाकर कठोर किए जाते हैं। ये पूछ रहा है कि स्क्रू पिच गेज जो है, जो ब्लेड बनता है, सॉरी गेज नहीं, ब्लेड के बारे में बात कर रहा है, वो किस धातु के बनाकर जो है कि हार्ड किया जाता है। तो किसका बना होता है, स्प्रिंग स्टील का, कास्ट आयरन का, एल्युमिनियम का, या ऑल ऑफ दिस। तो किस धातु का बना होता है हम लोग का स्क्रू पिच गेज का ब्लेड जो है, वो हम लोग का स्प्रिंग स्टील का बना होता है। ओके, तो स्प्रिंग स्टील को बनाकर जो उस पर हार्ड किया जाता है, इसलिए ये होता है। चलिए आज का सेशन में फ़िलहाल इतना ही है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो कृपया वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा। और इसका जो पार्ट 1 अगर देखना है तो 1 से लेकर 30 नंबर तक, वो जो है कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप लोग जो है कि वहाँ लिंक पर क्लिक करके आप लोग वीडियो को देख सकते हैं। चलिए आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू एंड बाय बाय। और जो भी अगर वीडियो आप लोगों को पूरा देखना है प्रीवियस जो भी, तो उसके लिए प्लेलिस्ट बना हुआ, वहाँ से प्लेलिस्ट से आप लोग वीडियो देख सकते हैं।